अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत राजस्थान सरकार 4 मार्च 19 को MSME फैसिलिटेशन एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन एक्ट लेके आई थी और आज उसमें पुनः एक लाइन का संशोधन लेके आई है कि समय सीमा 3 से बढ़ा के 5 वर्ष की जाती है। माननीय सभापति जी, इसमें छूट दी गई है, 3 साल से 5 वर्ष की समय सीमा बढ़ाई गई और 5 वर्ष तक सेल्फ सर्टिफिकेशन के बाद में कई अनेकों तरह के विभागों की भूमि संबंधी, राजस्व संबंधी, नगरपालिका, बिल्डिंग बायलॉज, अनेकों तरह की छूट इसमें दी जाती है। लेकिन सभापति जी, इस प्रस्तुत विधेयक सेल्फ सर्टिफिकेशन के माध्यम से MSME एक्ट के अंतर्गत राजस्थान में 16,688 आवेदन प्राप्त हुए और सभी 16,688 लोगों को अभी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। लेकिन प्रस्तुत विधेयक के साक्ष्य में कुछ जिज्ञासाएं, शंकाएं और सच्चाई सदन के सामने व्यक्त करना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी के सामने। माननीय सभापति जी, MSME भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत धुरी है जिस पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था चलायमान है। देश के GDP का 30% योगदान MSME करता है और निर्यात को भी शामिल कर ले तो ये 46% हो जाता है। भारत रुपया 100 कमाए तो उसमें 30% हिस्सेदारी MSME की होगी और कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर भी MSME है। और जब भारत की सरकार MSME सेक्टर को बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत, इन्वेस्ट इंडिया, स्किल इंडिया, वोकल फॉर लोकल जैसे अभियान चला रही है, ऐसे समय में माननीय मोदी एक्ट सुनने में तो अच्छा लगता है, कानून बनाना आसान है कि हमने 3 साल का 5 साल बढ़ा दिया, समय दिया, कोरोना में 2 साल की विभिषा के बाद में उन्होंने समय बढ़ाया है। लेकिन प्रश्न ये है कि अभी स्वीकृति प्राप्त उद्योग एक्ट में उल्लेखित छूट का लाभ उठा पा रहे हैं क्या? हम अनेकों तरह की छूट को उनको 5 साल के समय देते अनेकों तरह की छूट प्रदान करते हैं, लेकिन क्या हमारे MSME उन छूट का फायदा उठा पा रहे हैं या सरकार या विभाग उनको मदद कर पा रहे हैं? माननीय मंत्री जी, बिल्कुल इसमें मैं इस बात से असहमत हूं और किसी भी आप इस बात का समझिए कि नगर पालिका, नगर निगम और UIT एक्ट में दी गई छूट नहीं दी जा रही है। आज भी उद्योगों को वास्तविक मदद नहीं मिल पा रही और 90A में बिल्डिंग बायलॉज भवन योजना कराना जरूरी है और संबंधित अधिकारी सीज करने की कार्रवाइयां करते हैं इस समय सीमा में भी। क्या सरकार एक्ट में अभी स्वीकृति प्राप्त उद्योगों पर कोई अधिकारी, निरीक्षक ये कार्रवाई करता है तो उस पर भी कार्रवाई करने का प्रावधान इस एक्ट में लेके आएंगे या संशोधन ऐसा करेंगे कि कोई 5 साल की समय सीमा से पहले कोई अधिकारी उन पर इस तरह का कार्रवाई करता है कि उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? क्या MSME को सस्ती बिजली देने का प्रावधान भी इसमें लेके आएंगे? क्या MSME वाटर मैनेजमेंट STP ETP में भी व्यवस्था कर पाए? माननीय सभापति, स्पीकर साहब कई बार कह चुके माननीय सभापति होना चाहिए इस अभी एक लाइन के संशोधन के साथ जो सरकार की भावना है, सरकार करना चाह रही है, उसमें कितना योगदान पड़े उन पे हम ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। माननीय सभापति, कन्वर्जन चार्जेस में छूट की बात करें तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 में जो 7 अक्टूबर 22 को घोषित की गई, प्रावधानों में कन्वर्जन चार्ज में छूट संबंधी नोटिफिकेशन योजना लागू होने के 6 महीने बाद भी जारी नहीं हो पाया है। जिला उद्योग केंद्र स्तर पर भी अभी तक राज्य सरकार का फाइनेंस नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इसलिए नए उद्यमी जो कन्वर्जन करवाना चाह रहे हैं उनमें भ्रम है, अविश्वास की भावना उत्पन्न हो रही है। स्टाम्प ड्यूटी छूट की स्थिति देखिए माननीय सभापति जी, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 19 में वाणिज्यिक व्यवसायिक परिसर में स्पेस लेने पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट का प्रावधान था। अभी तक उस पर नियमित उसको 2022 की पॉलिसी में नियमित नहीं किया गया, आगे नहीं बढ़ाया गया है। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में होने वाले कमर्शियल सर्विसेज जो स्कीम गाइडलाइन कवर उनको स्कीम की स्टाम्प ड्यूटी छूट नहीं मिल पाएगी। और इसमें एक चीज और शामिल करना चाहिए कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की NOC भी शामिल की जाए। इसके लिए कई उद्यमी इसमें बार बार आग्रह करते हैं। माननीय सभापति जी, अभी बात सांगने से आने वाले माननीय सदस्य ने की एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर के बारे में। राजस्थान सरकार द्वारा एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट हेतु बजट में पूंजीगत लाभ 50 लाख से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दिया गया, लेकिन नए संबंधित बढ़े हुए लाभ के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया है। ये मात्र बजट घोषणा ही नहीं रह जाए, इसमें नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा ताकि उद्योगपतियों को इस पे कुछ उम्मीदें बंधे। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 22 के प्रावधान योजना में आने के 6 माह बाद अभी भी प्रभावी नहीं है, तो इसको जमीनी स्तर पर लागू किया जाए। माननीय सभापति जी, इसी के साथ मैं बीकानेर की कुछ बातों माननीय मंत्री जी के सरकार के समक्ष रखना चाहूंगा। माननीय सभापति जी, बीकानेर नमकीन व एशिया की सबसे बड़ी वूल मंडी है।
वूल मंडी के रूप में विख्यात है। जिले में 14 औद्योगिक क्षेत्र हैं और बीकानेर में ऊन आधारित उद्योग, वूलन यार्न, गलीचा उद्योग, खाद्य आधारित उद्योग, नमकीन, बड़ी, पापड़, मंगोड़ी, मिठाई, दूध आधारित उद्योग, स्नैक्स, कस्सी आधारित उद्योग, दाल मिल, तेल मिल, आटा मिल, मूंगफली, खनन आधारित उद्योग, पीओपी, सिरेमिक, विभिन्न तरह की क्ले, आभूषण निर्माण, सोलर उद्योग, उस्ता आर्ट, पर्यटन उद्योग, अनेक तरह के उद्योग बीकानेर में है और लगभग 22,000 छोटे बड़े उद्योग धंधे हैं जिनमें 58,000 लोग रोजगार प्राप्त है। और ये बीकानेर की समृद्ध परंपरा है कि आर के दम्मानी, मुंद्रा परिवार, टीटी बुनियान, बिन्नानी सीमेंट जैसे ख्यातनाम हस्तियां पूरे देश में प्रतिनिधित्व करती है, बीकानेर का नाम रोशन करती है। इसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर सीमांत और मरुस्थलीय जिला को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि उद्योग के लिए उद्यमी जन आगे आए। और बीकानेर में ड्राईपोर्ट की घोषणा सरकार ने कर दी, लेकिन एयर कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण मेट्रो सिटी से बीकानेर जुड़ नहीं पा रहा। माननीय सभापति जी, अभी एकमात्र फ्लाइट दिल्ली के लिए है और दूसरे मेट्रो सिटी सूरत, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, जहां बीकानेर के अनेक उद्यमी हैं और वो उद्यमी भी बीकानेर से एयर कनेक्टिविटी की वजह से नहीं जुड़ पाए। तो हमारे माननीय कलेक्टर ने जो एयरपोर्ट का विस्तार करने के लिए 4 करोड़ रुपए वन भूमि ने जो नोटिस भेजा है, 4 करोड़ रुपए जमा कराए, राज्य सरकार को कलेक्टर ने प्रस्ताव भेजा, वो जल्दी से स्वीकृत कर दे तो वन भूमि को उसमें हमारा एयरपोर्ट का विस्तार हो सके, तो हमारे ये मेट्रो सिटी से बीकानेर जुड़ सके। बीकानेर सरकार की सिरेमिक की बात आई, माननीय सभापति जी, गुजरात का मोरवी जो पूरी दुनिया में सिरेमिक हब के रूप में जाना जाता है और मोरवी में 10,000 यूनिट्स है सिरेमिक की और सारा रॉ मटेरियल बीकानेर से जाता है। बीकानेर में इतने संसाधन है, इतनी संपदा है कि मोरवी का पूरा उद्योग बीकानेर के रॉ मटेरियल से चलता है। जब केंद्र की सरकार ने गैस पाइपलाइन की व्यवस्था कर दी है तो राज्य सरकार उसको आगे बढ़ाते हुए इसमें सिरेमिक हब बनाने में बीकानेर में योगदान करे और बीकानेर बहुत बड़ा मोरवी से भी उच्च दर्जे का ये सिरेमिक हब बन सकता है, अनेकों रोजगार के अवसर पैदा हो सकता है। सोलर उद्योगों का हब बीकानेर बनता जा रहा है, जैसा बिजली मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, तो बीकानेर में सोलर से संबंधित स्किल इंस्टीट्यूट खोला जाना चाहिए जिससे स्किल्ड होकर बीकानेर के नौजवान सोलर उद्योग में रोजगार पा सके। बीकानेर के वूलन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में चोखला ऊन की पर्याप्तता न के बराबर है, जबकि चोखला ऊन के लिए बीकानेर के गलीचे दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। चोखला भेड़ को बचाने के लिए और चारे के लिए राजस्थान केनाल कि दोनों तरफ 200 मीटर का एक ऐसा हरित पट्टी डेवलप की जाए ताकि इन भेड़ पालन के लिए पशुपालकों की बहुत बड़ी मदद मिले। बीकानेर दुनिया की एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है, उसमें चोखला भेड़ का पालन संरक्षित किया जा सके। बीकानेर में उस्ता आर्ट अपने में सदियों का इतिहास समेटे हुए हैं जिसका संवर्धन यूनियन भी राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। बीकानेर का जवाहरात उद्योग, जवाहरात का उद्योग भी जयपुर ज्वेलरी की तर्ज पर विकसित किया जाना चाहिए माननीय सभापति जी, ताकि 10,000 से ज्यादा लोगों को बीकानेर में रोजगार मिल सके। बीकानेर की करनी इंडस्ट्रियल एरिया का एसटीपी टीपी का इश्यू माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है और कई बार इस पर भी चर्चा हुई है। साथ में ही हमारा कृषि का विश्वविद्यालय है, वहां भी छात्र उस गंदे पानी की वजह से अपनी क्लासों में नहीं बैठ पाते, बिना मास्क के पढ़ाई नहीं कर पाते। इस समस्या को भी दूर करे माननीय सभापति जी। बीकानेर के लिए कहा जाता है ऊंट मिठाई स्त्री सोनो गहणो सा 5 चीज फिरती फिरे वाह बीकाना वाह। तो बीकानेर की इन कुछ समस्याओं की तरफ मैंने माननीय मंत्री जी का सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है, तो निश्चित तौर पे इस पे भी संज्ञान लेंगे और इस बिल को जो हमने संशोधन दिया है जनमत जानने का, तो हम जनमत जानने के लिए इसमें प्रस्तुत करने का आग्रह करते हैं। धन्यवाद सभापति जी। अविनाश गहलोत।